हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे पिछले जो है एप्लीकेशन सारे गॉस लॉ के, ठीक है, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं और वो सभी को समझ में आ गए होंगे। आई होप। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, है ना। एक अनीशा मेरे से प्रॉब्लम पूछ रही थी, वो मैं बता दूंगी उसको, मुझे ध्यान है, ठीक है। और भी किसी बच्चों को कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चले, फोर्स ऑन दी सरफेस। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फोर्स ऑन दी सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। यानी कि एक चार्ज कंडक्टर क्या होता है वो अब हम जानते हैं, लेकिन उस चार्ज कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा उसके सरफेस पर, वो आज के टॉपिक में हम देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, है ना। तो हर एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है ना, कोई भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें सभी इक्वली इंपॉर्टेंट। अभी 11th 12th में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, करनी ही पड़ती है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं, ठीक है। मुझे पता है आप सभी को पढ़ने में थोड़ी सी समस्याएं आ रही होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें नई नई है, तो थोड़ा दिमाग को भी ज़्यादा जोर देना पड़ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक तरीके से एक नई भाषा सीखने के लिए जो जोर लगाना पड़ता है किसी भी इंसान को, उसी तरीके से फिजिक्स जैसी भाषा को समझने के लिए भी आपको जोर तो लगाना ही पड़ेगा भाई। 11th 12th क्लास जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, बेसिक क्लासेस होती हैं, और सबसे ज़्यादा मेहनत बच्चे को इसी क्लास में करनी पड़ती है। बाद में तो क्या चीज़ों से लिंक बन जाता है। अब आप ये जो सारी चीज़ें 2 साल में पढ़ रहे हो ना, 11th 12th में पढ़ते जाओगे, ये सारी चीज़ें आपका आगे की नींव बनाएगी, और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिजिक्स के सारे फॉर्मूला खुद ही आपको ध्यान रहेंगे। कुछ ध्यान नहीं भी रहेगा तो वो रिमाइंड हो जाएंगे, फटाफट देखते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये है। तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको भाई। ये 2 साल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। मेहनत तो आगे भी है, लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी इन 2 सालों में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक क्लासेस होती हैं, क्योंकि इन 2 क्लासेस में स्ट्रीम चेंज होता है बंदे का, ठीक है। बच्चों का स्ट्रीम चेंज होता है, एकदम से नई चीज़ें आती हैं, सभी चीज़ों में आप नहीं पढ़ते हो। देखो, आप इक्वली केमिस्ट्री में भी सब कुछ नया पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स में अगर कोई बच्चा है तो वो मैथमेटिक्स में बिल्कुल नया पढ़ रहा है, बायोलॉजी में बिल्कुल नए पढ़ रहे हो, है ना। हर चीज़ बिल्कुल न्यू है। तो मैं समझ सकती हूँ आप सभी की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, लेकिन भाई सभी बच्चे इस फेज से गुजरे होते हैं, तो आप ये ना समझे कि आप इकलौते कोई महारथी हो, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड तो निकालना ही पड़ेगा आपको, और मुझे पता है निकाल लोगे, क्योंकि सभी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे। चलो शुरू करते हैं टॉपिक हमारा, ठीक है। कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में हम जानते हैं कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता, मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो मैंने मान लिया, पहले मैं एक कंडक्टर बना देती हूँ। कोई भी कंडक्टर सरफेस है, किसी भी शेप की ले सकते हो आप। तो हम ऐसी वैसी शेप लेने से अच्छा है कोई ज्योमेट्रिकल शेप ही ले ले तो बेटर है। तो ये मैंने एक ओवल शेप में एक कंडक्टर लिया है, और कंडक्टर में जितना भी चार्ज होता है वो इक्वली उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मैंने ये प्लस क्यू चार्ज है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। होता क्या है कंडक्टर में कि ये मान लो कि एक चार्ज आपने किसी छोटी सी सरफेस को दे दिया। सपोज करो आपने यहाँ से यहाँ तक किसी सरफेस को थोड़ा सा चार्ज दे दिया, 2 कूलम 4 कूलम कितना भी दे दिया। तो अब आप अगर इस सरफेस को या इस पूरी सरफेस पे कहीं पर भी और चार्ज दोगे, तो वो आने वाला चार्ज को ये पहले से उपस्थित जो चार्ज है वो रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ना भाई। मान लो एक बक्सा है आपके पास, है ना, उसके अंदर 10 कूलम चार्ज आपने पहले से रखा हुआ है, आप उसके अंदर और चार्ज रखना चाहते हो, आप उसको 10 से 20 करना चाहते हो, तो और आप जो 10 कूलम चार्ज दोगे उसको प्लस का ही, मतलब प्लस का ही दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे भी तो सारा प्लस का ही है, तो +10 उसमें पहले से था, +10 अगर मैं और दूंगी तो जो पहले से +10 कूलम उसमें आवेश है वो आने वाले 10 कूलम आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, वो उसको रिपेल करेगा, वो उसको आने नहीं देगा, ठीक है। सेम वैसे ही जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे होते हो तो वहां पर उसको पहले जो आप चार्ज दे चुके हो वो आने वाले चार्ज का विरोध करता है, यानी कि वो उसको अपोज करता है, उसको क्या करता है, उसको आने से रोकता है। समझ में आ गई। तो कंडक्टर की भी यही टेंडेंसी होती है, क्योंकि कंडक्टर में जितना भी चार्ज होता है अंदर तो कुछ होता नहीं है, अंदर तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। हम जानते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। जो भी होता है वो बाहर होता है, बाहर की सरफेस पर होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो एक बार बता देते हैं सारी चीजों को, ठीक है। हम लिखेंगे एज वी नो द चार्ज provided to a conductor
is uniformly distributed on its surface. सरफेस पर ही आता है सारा का सारा चार्ज, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि एक रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर काम करता है, तो आप कैसे लिखोगे, अ रिपल्सिव फोर्स एक्ट बाय द चार्ज ऑन दी रेस्ट, रेस्ट मतलब बचा हुआ, ऑन दी रेस्ट पार्ट फ्रॉम दी चार्ज present at a small part of the, मतलब क्या है कहने का, वही जो मैंने अभी बताया कि एक छोटे से पार्ट पर अगर आप चार्ज दे रहे हो तो बाकी के रेस्ट पार्ट पर अगर आप चार्ज दोगे तो वो उस पर कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अब रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बाय द चार्ज ऑन द रेस्ट पार्ट फ्रॉम द चार्ज प्रेजेंट एट द स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो चार्ज होगा छोटे पार्ट में, वो बाकी बचे हुए पार्ट में जो चार्ज होगा उसको रिपेल करेगा या फिर उसको प्रतिकर्षित करेगा। बात समझ में आ गई? तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये जो मेरा स्मॉल पार्ट है ए बी है ना, ये जो पार्ट है, ये वाली लाइन जो खींची है ये ए है और ये है बी, इसके टुकड़ा कर लिया मैंने एक। समझ में आ गई बात? तो इसको फिर मैं ऐसे डैश डैश करके इसमें बंद भी कर देती हूँ, इस वाले एरिया, मतलब इस एरिया में जो चार्ज होगा वो बाकी सारे चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। बात समझ में आ गई? मैं क्या कर रही हूँ, दो बिंदु दिखा रही हूँ, एक तो है इसके बाहर, कंडक्टर के बाहर, उसका नाम है P1, और एक है कंडक्टर के अंदर, उसका नाम है P2। दो बिंदु हो गए। ये जो P1 बिंदु है उस पर इसके दो पार्ट हो गए ना, ये जो कंडक्टर मैंने दिखाया है इसका दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट है ये सी डाल देती हूँ मैं इसको, ACB। पहला पार्ट तो है AB, मतलब एक आर्क टूट गई ना, आर्क चाप, एक तो चाप है AB जिसको हम पहली सरफेस कह रहे हैं और दूसरी चाप है ACB। समझ में आ गई? तो इस बिंदु P1 पर AB की वजह से जो फील्ड होगा बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो जो AB आर्क है उसकी वजह से बिंदु P1 पर जो फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ होगा, और जो बाकी रेस्ट पार्ट है ACB उसकी वजह से भी बाहर ही होगा। ये लो, इसको मैंने दिखा दिया E2 से। बात समझ में आ गई? तो E1 E2 सेम डायरेक्शन में, बट फॉर P2 के लिए देखो ना, P2 के लिए क्या होगा, P2 के लिए ये इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लगेगा यानी कि AB की वजह से, वो इस चार्ज से दूर ही तो लगेगा। ये तो हो गया E1, और इसकी वजह से इससे दूर लगेगा यानी कि इधर E2। बात आ रही है समझ में? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई हमेशा किसी भी चार्ज की, प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड लगता है वो हमेशा उससे दूर लगता है, ठीक है। तो पहले इधर वाले पार्ट की वजह से इससे दूर लगेगा ये रहा, फिर इससे भी दूर ही लगेगा, दूर मतलब अपोजिट साइड, ठीक है। ये इधर है तो फोर्स फील्ड उधर, ऐसे ये इधर है तो फील्ड इधर। लेकिन जब P2 की बात करूंगी, P2 बिंदु की, तो ये AB की वजह से जो फील्ड लगेगा वो इससे दूर, इससे अपोजिट साइड, ये यहाँ है तो अपोजिट साइड इधर लगेगा, और ये यहाँ है तो अपोजिट साइड यानी कि इधर लगेगा बिंदु P2 पर। समझ में आ गई? तो P1 P2 दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट पर उनकी खास बात क्या है, दोनों पॉइंट, एक P1 तो है बाहर आउटसाइड दी कंडक्टर और P2 है आउटसाइड इनसाइड दी कंडक्टर। दोनों ही बिंदुओं पर दोनों चापों की वजह से यानी कि AB की वजह से और ACB की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमने शो कर दी। तो आप किस तरीके से कहेंगे, आप कहेंगे लेट अस कंसीडर shown conductor is divided into two parts. Into two parts.
कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इंटू टू पार्ट्स, ए बी एंड रेस्ट ए सी बी। ए बी और बाकी का बचा हुआ बड़ा वाला पार्ट ए सी बी। ठीक है, हम लेंगे लेट 2 points P1 and P2 are placed outside and inside the conductor. Respectively. ठीक है, दो आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, पॉइंट है P1 और P2। P1 है आउटसाइड दी कंडक्टर और P2 है इनसाइड दी कंडक्टर। समझ में आ गई बात आपको? दो पॉइंट हो गए। ठीक है, फिर आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट P1 and P2 are shown in the diagram due to AB and ACB। दोनों की वजह से हमने कैसे कैसे फील्ड लगेंगे वो भी हमने शो कर दिए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि किसी भी कंडक्टिंग सरफेस की वजह से कितना फील्ड लगता है। हम पढ़ चुके हैं इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट की वजह से कितना फील्ड लगता है भाई। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस, वहां तो शीट थी, ठीक है, तो कोई भी कंडक्टिंग सरफेस होगा तो उसकी वजह से E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता है भाई? तो जो ये फील्ड है, ठीक है, P1 पर वो तो कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि बिंदु P2 तो इस कंडक्टर के अंदर है और अंदर तो फील्ड 0 होता है, तो ये जितना भी है सारा का सारा P1 पर ही होगा। यानी कि ये EP1 तो इतना हो गया, इक्वेशन 1। ठीक है, लेकिन EP2 कितना लिखोगे? बट एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। देयरफॉर EP2 यानी कि रिजल्टेंट जो फील्ड होगा, यानी कि P1 पॉइंट पर रिजल्टेंट जो फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन P2 जो है इस पर रिजल्टेंट जो होगा यानी कि E1 E2 की वजह से जो होगा वो 0 होगा। यानी कि इसका मतलब पता है क्या है? E1 E2 0, सॉरी P2 पर फील्ड 0 जब होगा जब इस दोनों अपोजिट है, दिख रहा है आपको E1 E2 के अपोजिट है, तो जितना E1 लगेगा उतना ही अगर E2 लगेगा तो ही जो रिजल्टेंट फील्ड है P2 पर वो 0 होगा। ये वाली बात तो मानोगे ना आप कि भाई P2 पर फील्ड हम तो दिखा चुके हैं E1 और E2, लेकिन ये 0 है। इसका मतलब क्या है कि E1 और E2 दोनों बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तभी तो दोनों 0 होंगे मिलकर के। समझ में आ गई? तो आप क्या कहोगे? अब हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम एट P1 E1 प्लस E2, ये तो मिलकर के कितना बना रहे हैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रहा P1 पर। समझ में आ गई? यानी कि एट P1 यानी कि EP1। देख रहे हैं ना, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, और ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई 3। बट एट P2 EP2 इज इक्वल टू 0, मतलब E1 माइनस E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये 0 है। इसका मतलब क्या है कि E1 बराबर E2 है, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। इक्वेशन नंबर 3, तो क्या सॉरी 4 को मैं 3 में रख दूं, E1 E2 के बराबर है तो मैं यहाँ पे rख सकती हूँ ना, E2 की जगह E1 रख सकती हूँ, तो मैं 4 को रख रही हूँ 3 में। तो ये क्या आ गया? E1 प्लस E1, E2 की जगह पर भी मैंने E1 रख दिया, तो मेरे को क्या मिल गया? 2E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इज इक्वल टू कितना मिल गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई? मतलब मुझे फील्ड मिल गया, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, तो फोर्स निकालने में कोई दिक्कत है क्या? हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर।
अब मैंने फील्ड निकाल लिया, फोर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, F बराबर QE कर देंगे, यानी कि फोर्स निकालने के लिए इस फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप इसको पूरा समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इतना कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि पहले से जो चार्ज होता है वो बाकी के चार्ज पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। दो बिंदु मानना, एक P1 P2, एक अंदर एक बाहर, बाहर तो फील्ड होगा, अंदर जीरो होगा, इसका मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अपोजिट तो है जीरो होंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये बराबर होंगे, तो हमने E2 की जगह पर भी E1 रख दिया, तो सिग्मा E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 आ गया, इक्वेशन नंबर 5। इससे आ गया, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू।